जी पार्ट 2 स्टार्ट हो। ये जुमला खुद लिखें, फिर मैं बोलता हूँ, कंफर्म करें। ताकि एक जुमला इधर इधर वो रजिस्टर पे क्यों लिख रहे हैं आप लोग? क्यों लिख रहे हैं रजिस्टर पे? इधर लिख रहे हैं आप। तो अब ये एक ही सफ़ा बन गया, कितने सफ़े लिखेंगे? ऐसा ज़रा खुला डुला करके लिखते हैं हम। ये पॉइंट 1, कंपनी एक्स इज, मैं पहले वाला लिख लूँ ज़रा दोबारा से, हैं, इज अर्निंग a GP of rupees 40 per rupee 100 of sales as compared to rupees 43.3 earned by, ज़रा साफ सुथरा करके लिख दिया। मेरा भी दिल बन गया कि ये यहाँ पे ही हो, कंपनी वाई, therefore कंपनी वाई इज बेटर। और आगे फिर कहानी चल पई सी। हाँ जी, अब क्या हुआ? पहला पॉइंट, कंपनी वाई इज, बल्कि पहले दूसरा जुमला लिखते हैं, आपने यूँ लिखा होना, अब कंपनी एक्स इज अर्निंग, बल्कि ये कर लें। हाँ जी, आप भी कर लिया करें अपने रजिस्टर पे कॉपी। ओह, कितने टुर गया ये? क्या हुआ? इधर से घसीट के लाना पड़ेगा इसको। चल चुप, लो जी, वो वध गया जे काम, कॉपी पेस्ट नाल काम नहीं चलिया। जी, कंपनी एक्स इज अर्निंग, क्या हो रहा है? कंपनी एक्स इज अर्निंग a net profit of rupees 6 per rupee 100 of sales, a net profit of rupees 6 per rupees 100 of sale, दोबारा ही लिखना पड़ा, ठीक है जी, as compared to rupees 4.7 earned by कंपनी वाई, therefore कंपनी अब मेरी बेटर है, therefore कंपनी एक्स इज बेटर। आप इतने बेटर लगते हैं मुझे कि देखो मैं फिर भी आपके नाम लिख रहा हूँ। जो आ गए हैं आज, दे आर बेटर, दे आर नॉट बेटर, दे आर बेस्ट। अच्छा जी, अब इस पॉइंट की अफादियत मेरे ख्याल में ख़त्म हो गई है, क्योंकि ये बात हमने पहले ही बता दी। जो हायर था उसको बेटर कह दिया ना, तो इन जनरल हायर द रेशियो बेटर इट इज़, ठीक है, पता है, इसको छोड़ दें आप। अब अगले पॉइंट्स पढ़ते हैं, देखते हैं इससे कितना आपको हेल्प मिलती है, ठीक है जी। नेट प्रॉफिट रेशियो हेल्प्स डिटरमिन हाउ एफिशिएंटली अ कंपनी सेल्स आर कन्वर्टेड इनटू नेट इनकम, ठीक है, जनरल सा पॉइंट है, लिख लें ये भी, मतलब ये भी याद कर लीजिएगा कि रेशियो क्या बताती है कि कंपनी की सेल्स को कितना एफिशिएंटली नेट प्रॉफिट में कन्वर्ट किया गया, ठीक, जनरल सा पॉइंट है, काम आ जाए, नंबर ज़्यादा हो तो ऐसे पॉइंट लिखने में काम आते हैं, ये असल चीज़ है। नंबर 3, इट इज़ ऑल्सो यूजफुल टू कंपेयर द नेट प्रॉफिट रेशियो विद ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अभी मैंने कंपेयर की थी, जानबूझ के जो मैंने छेड़ा था ना, आप दोनों में बेटर आ रहे थे ना, दोनों बेटर, मैंने आपको जानबूझ के खराब किया था ताकि मैं ये वाला पॉइंट आपको समझा सकूं। ये पॉइंट क्या कहता है? इट इज यूजफुल, इट इज ऑल्सो यूजफुल टू कंपेयर द नेट प्रॉफिट रेशियो विद ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। A high gross profit ratio and a low net profit ratio, आपकी बात होगी, आपकी बात, a high gross profit ratio and a low net gross profit ratio indicates high operational expenses। ऑपरेशन एक्सपेंसेस मतलब क्या होता है? सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस। चैरिटी बहुत ज़्यादा की थी, ठीक है जी, नहीं अदर एक्सपेंसेस के अंदर जो है ना वो पेनल्टीज पड़ी हुई, लॉस ऑन डिस्पोजल पड़ा हुआ है, ठीक है जी।
एक्सपेंसेस जो है, ठीक है, सेलिंग एंड एक्सपेंस को ऑपरेशनल एक्सपेंसेस कहते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, ठीक है। और अगला आपका फेवरेट जुमला, हाउएवर इट इज बेटर टू कंपेयर दीज रिजल्ट्स विद इंडस्ट्री एवरेज एंड इज ओन परफॉर्मेंस ओवर द ईयर्स, ठीक है जी। ये फेवरेट है आपका पॉइंट, आज के बाद ये आपका फेवरेट पॉइंट है। चलें जी, ये अब साथ साथ याद होता जा रहा है मेरे हिसाब से, तो मेरे हिसाब से तो ये अब साथ साथ याद हो रहा है। आज के दिन की बरकत ही यही है, सुकून से मैं याद भी करवा रहा हूँ, मुझे कोई दौड़ नहीं लगी, सुकून से याद करते जाएंगे आप साथ साथ इंशाअल्लाह, तो बहुत अफाका महसूस करेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट, अच्छा, अब ये दो रेशोज बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जब कभी आपसे ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज कहे तो ये दो ही आपने इंटरप्रेट करनी है, लेकिन इन दो के अंदर ये वाली चीज लाजमी कंपेयर करनी है जो मैंने अभी अभी आपको दिखाई, कि जब आपने नेट प्रॉफिट रेशियो निकालनी है तो इनको तो कंपेयर करना ही है, लेकिन जब भी नेट प्रॉफिट को, जब भी कभी आपने नेट प्रॉफिट को इंटरप्रेट करना है तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को साथ देख लेना, ठीक है, ताकि पता लगे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस कैसे, किसने ज़्यादा बेहतर मैनेज किया। जिसकी जीपी रेशो कम थी और नेट प्रॉफिट रेशियो तक आते आते बेहतर हुआ है, वही है ना वो ऑर्गेनाइजेशन, वो कंपनी जिसने अपने ऑपरेशनल एक्सपेंसेस को बेटर मैनेज किया, ठीक है। चलें आगे और चलें नेक्स्ट, चलें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं बेसिकली, पीबीआईटी को कहते हैं वैसे, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो एनालिसिस के अंदर किताबों में लिखा हुआ है, इसको पीबीआईटी कहते हैं, ठीक है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। दूसरी चीज़ों को वो इग्नोर कर देते हैं। बहरहाल पीबीआईटी किस तरह से निकलेगा ये आपने अब देखना है। मैं आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो कैलकुलेट करके दिखाता हूँ जी बेटा। मेरा 9 रुपये पीबीटी है और 1 रुपया फाइनेंस कॉस्ट है, तो 9 + 1 मैं लिखूंगा, 10 क्यों लिखूँ मैं, 10 तो उसको दिखाना पड़ेगा कैसे निकला है, 9 + 1 लिख दूंगा, कैलकुलेटर खुद ही कर देगा उसको ये, ठीक है। डिवाइडेड बाय नेट सेल्स कितनी है, मेरी तो 100 ही है, ठीक है, तो मेरा आ गया 10%। मेरा पीबीआईटी कितना है जी, 10%। आप फरमाएं क्या आंसर है आपका, क्वेश्चन दिखाएं, क्वेश्चन भी दिखाना पड़ेगा, जो आप लोगों ने नोट किया था वो, अच्छा सॉरी, पिछला भी चेंज कराने देते फिर 16 पॉइंट, चलो यार बेटर हो आप लोग, 7 कर लो जी, ये लो जी, हाँ जी। अब इसकी अंग्रेजी भी वही है, सेम है, आप तो जल्दी से खुद ही लिख लें। पहले मैं एक बार बोलता हूँ फिर दोबारा नहीं बोलूँगा। कंपनी एक्स इज अर्निंग एन ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ ₹10 पर ₹100 ऑफ सेल्स एज कंपेयर टू ₹16.7 अर्नड बाय कंपनी वाई, देयरफॉर कंपनी वाई इज बेटर। छेती लिखो, ऐथे ही लिखो, ऐथे इस पेज नंबर 795 पे लिखो, तो एक्सपेंस की रेशो है। अच्छा वो रेशो नहीं लिखी हुई यहाँ पर, चलो कोई बात नहीं, अच्छा है कैलकुलेट हो गया, बस ठीक है, इतना काफ़ी है, इतना काफ़ी। ये कभी करवाया नहीं उसने, आई कैप ने सिर्फ अपनी ना, असल में आई कैप किताब की तसल्ली की है ना मैंने, ठीक है, आई कैप की किताब के अंदर ये रेशो का जिक्र है, तो ठीक है, ये भी अगर पूछ ले तो आप इसके बारे में बता दोगे, हायर बेटर यहाँ पर भी है, और जो दोनों में बात की है आपने वो दोनों वाली बात यहाँ पे भी इस्तेमाल हो सकती है, ठीक है ना। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की रेशो सिर्फ कैलकुलेट कर लिया आपने, और एक जुमला है जो आप अपने पास संभाल के रख लें, ठीक है। एक्सपेंस रेशो, जितने भी एक्सपेंसेस हैं, ये तीनों एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। ये कौन कौन से एक्सपेंस होंगे, कॉस्ट ऑफ सेल, सेलिंग और एडमिन, ठीक है जी। अब ये भी उसी तरह से है, ये भी बड़ा यूज़फुल टूल है ना। देखो जब भी कोई एक 100 रुपये की सेल करेंगे तो उसमें से मिसाल के तौर पे, मिसाल मेरा तो सवाल ही रेशो है, जब भी मैं मेरी कंपनी कितने है, जब भी मेरी कंपनी 100 रुपये की सेल करती है उसमें 11 रुपये सेलिंग एक्सपेंस की मद में मैंने खर्च करने हैं, फिर यानी कि उसमें से
वो सेल का 11 रुपये, 100 रुपये की सेल में से 11 रुपये मेरे सेलिंग एक्सपेंस में की नज़र हो जाएंगे, 22 रुपये मेरे एडमिन, 21 रुपये मेरे एडमिन एक्सपेंसेस की नज़र हो जाएंगे। तो ये रेशो भी तो नेट सेल से ही कम जो है वो लिंक्ड हो गई, ठीक है। एज अ परसेंटेज ऑफ सेल आप एक्सपेंसेस बता रहे होते हैं, ठीक है, कि फलां एक्सपेंस इतने रुपए पर रुपी 100 ऑफ सेल है, फलां इतने रुपए पर रुपी 100, ठीक है। तो मैं अपनी कॉस्ट ऑफ सेल ओवर सेल रेशो निकाल रहा हूँ जी। तो कॉस्ट ऑफ सेल रेशो इसको कहते हैं, ठीक है। मेरी कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है जी? मेरी कॉस्ट ऑफ सेल है 60 डिवाइडेड बाय, पता है आपको वैसे भी अगर जीपी 40% तो कॉस्ट ऑफ सेल 60% ही होनी है, लेकिन चलें अब क्या करें, संडे को किल भी तो करना है ना, इंपॉर्टेंट है यार रेशोज, क्या करूं, हर दफ़ा आगे होती हैं तकरीबन जी 60%। अब आपका क्या ख्याल है? 50? वाह बेहतर जी, बहुत बेहतर हैं आप। मैं तो कहता हूँ सारे एक बार निकाल कर एक ही बार इसको इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है, क्योंकि एक्सपेंस रेशो आ भी जाए तो आपने भी इकट्ठी उनको इंटरप्रेट कर देना है, ठीक है ना, टाइम नहीं ज़ाया करना पर्चे में भी, इसीलिए इसका पैटर्न ऐसे ही बनाया मैंने, ठीक है। रेशोज तो अलग अलग हैं लेकिन इंटरप्रिटेशन इकट्ठी ही कर देंगे, ठीक है, अनलेस कि वो अलग अलग कह दे, अलग अलग कह देगा तो अलग अलग बार बार आपको वो नहीं कहेगा, अलग अलग जरूरत नहीं है ना, एक ही जैसी बात सबके लिए लिखनी होती है आपने, ठीक है। हाँ थोड़ा कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर क्योंकि वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल वगैरह की बात आ जाती है तो देख लेते हैं, खैर चले छोड़े, इकट्ठा कर देंगे, अगर अलग करना हो तो अलग अलग पॉइंट्स जो हैं वो अलग अलग में लिख देना। सेलिंग एक्सपेंस ओवर सेल रेशो, सेलिंग एक्सपेंस मेरे कितने हैं जी? 11 रुपये, तो सेलिंग एक्सपेंस रेशो कितना जी? तो कितने परसेंट जी? और एडमिन एक्सपेंस, यही मोटे मोटे एक्सपेंस होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है जी, इन्हीं को लॉज हर साल ये रूटीन वाले हैं। अदर एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस कभी आते हैं कभी नहीं होते हैं, अदर इनकम कभी होती है कभी नहीं होती है, इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये रूटीन वाले खर्चे हैं जी। 21 रुपये था, डिवाइड बाई 100 इंटू 100 इज इक्वल टू, कितना बोर कर दिया आपने मेरे सवाल को, आपने किधर गए आपने, आप अपनी रेशो बताओ। 10% और 13.3। अच्छा फिर आपके अदर एक्सपेंसेस हैं, यानी कि वो चक्कर भी नहीं है, आपके सेलिंग और एडमिन एक्सपेंसेस भी, हाँ चैरिटी ही की है आपने ज़्यादा, अदर एक्सपेंसेस चैरिटी ज़्यादा कर दी, ठीक है, तो सही है, ऐसा हो सकता है ना, आपकी सवाल के अंदर इंटरप्रिटेशन करते हुए ऐसा ही हो, ऐन मुमकिन है ऐसा हो, ठीक है। चले अब एक्सपेंस रेशोज हैं, इनके बारे में आपने लिखना कैसे ये सुन लें। कोई भी एक्सपेंस होगा तो हम यूँ कहेंगे कि जैसे ये 60, मैं कहूँगा कि कंपनी एक्स इज इनकरिंग, अब यहाँ पे अर्निंग नहीं लिख देना, इनकरिंग अ कॉस्ट ऑफ सेल इक्वल टू ₹60 पर रुपी 100, कॉस्ट ऑफ सेल ऑफ 60 पर रुपी 100 ऑफ सेल एज कंपेयर टू ₹56.7 incurred बाय कंपनी वाई। तो फिर एक्स इज बेटर, हायर इज बेटर, प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज में एक्सपेंस की बात हो रही है तो एक्सपेंस तो लोअर इज बेटर, ठीक है। ऐसे ही बाकियों के बारे में भी आप लिख देंगे, ठीक है। कंपनी एक्स इज इनकरिंग 11 रुपए का सेलिंग एक्सपेंस पर रुपी 100 एज कंपेयर टू कंपनी वाई इनकर्ड बाय एज कंपेयर टू रुपी 10 इनकर्ड बाय कंपनी वाई, यहाँ पे भी वाई बेटर। कंपनी एक्स इज इनकरिंग 21 रुपए का एडमिन एक्सपेंस पर रुपी 100 ऑफ सेल एज कंपेयर टू 13% इनकर्ड बाय कंपनी वाई, यहाँ भी कंपनी वाई इज बेटर, ठीक है। तो ये बातें लिखनी है आपने, लेकिन इधर देखें यहाँ पर जुमला जनरल वाला मैं लिख देता हूँ, ठीक है, ये जनरल वाला ही चला लो, ये जनरल वाला ही चला लो, क्योंकि 3 अलग अलग मैं नहीं लिख सकता, ओके, आप खुद लिख लेना जरूरत के हिसाब से, और समझ आ गई है ना, लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है जी। दीज रेशियोज टेल अस दैट एंटिटी इज इनकरिंग इतने रुपए का एक्सपेंस पर रुपी 100 ऑफ सेल, ठीक है। अब जो कम होगा, अब यहां पर ना ये वाला पॉइंट में रेलेवेंट रख रहा हूं, काट नहीं रहा, क्योंकि अलग से लिखवाया नहीं ना एक्स और वाई कंपैरिजन में, जनरल लाइन लिख ली, ठीक है, तो इसलिए ये मैंने जिंदा रखा है इसमें, क्या इन जनरल लोअर द रेशियो बेटर द प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटस ऑफ कंपनी। आगे कहता है दीज रेशियोज एक्सप्रेस डिफरेंट एक्सपेंसेस एज अ परसेंटेज ऑफ सेल। अच्छा जी वही कह रहे थे हम, एज अ परसेंटेज ऑफ सेल ही था ना, 100 रुपए की सेल हो
तो इतने रुपए सेलिंग एक्सपेंस, इतने रुपए एडमिन एक्सपेंस, इतने रुपए कॉस्ट ऑफ सेल। तो ये रेशियो क्या बताती है? डिफरेंट एक्सपेंसेस को सेल्स एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स ये बताती है ये रेशियो। ठीक है, ये रेशियोज। अब ये इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट ऑफ सेल रेशियो डज नॉट नॉर्मली चेंज विद चेंज इन सेल, हाउएवर एडमिन सेलिंग एक्सपेंसेस नॉर्मली चेंज विद चेंज इन सेल। क्या मतलब? मैंने यहां पे थोड़ी देर पहले एग्जांपल बनाई थी, ये वो कहता है सेल के चेंज होने से कॉस्ट ऑफ सेल तो चेंज नहीं हुई थी, वॉल्यूम बढ़ा था ना, इधर सेल बढ़ी उधर कॉस्ट ऑफ सेल भी बढ़ गई। ठीक है, क्योंकि ये पर यूनिट नॉर्मली चल रहा होता है। ठीक है, तो रेशियो भी सेम रही थी, यहां पर हमने सेम रखा था। वो कितना था पहले, कितना था वो? नहीं, 0.6 कितना बना था इसका? 900। ठीक है ना, तो ये कितना आया था? 600, और ये 60% ही रहा था। ओह सॉरी 40%। ठीक है, अब ये तो नॉर्मली क्योंकि पर यूनिट होता है तो यूनिट्स के चेंज होने से ये चेंज नहीं हो रहा होता। ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ सेल नॉर्मली चेंज नहीं होती, लेकिन जो सेलिंग एडमिन होती है ना जी, वो चेंज हो जाती है। जीपी के बाद मैं कहता हूँ जी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, ये फिक्स कॉस्ट होती है नॉर्मली, तो जितने नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ाते जाओगे वो कम होती जाएंगी। इसी को तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं। ठीक है ना, तो ये नॉर्मली कम हो जाती है। जैसे मिसाल के तौर पे 2019 में हमारी जो फिक्स ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे, लेट से वो 200 थे, और इधर भी 200 हैं। ठीक है, अब नेट प्रॉफिट बताओ, 200 और कुछ भी नहीं है, कोई इंटरेस्ट कुछ भी नहीं, टैक्स कुछ नहीं, बस यही है जी, 400 आ गया। अब मुझे बताओ नेट प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो तो कितनी आई थी, जीपी रेशियो तो कितनी आई थी दोनों की, इसकी भी कितनी जी, कितनी 40%, और इसकी भी 40%। ठीक है, नेट प्रॉफिट निकल आया है। नेट प्रॉफिट की रेशियो निकालो, 2019 की कितनी थी 20%, और 2020 की कितनी है, लो चेंज हुआ ना। तो नॉर्मली वो कह रहा है वॉल्यूम के बदलने से आपकी कॉस्ट ऑफ सेल नहीं बदलती, नॉर्मली वेरिएबल कॉस्ट होती है, पर यूनिट सेम ही रहती है। ठीक है, लेकिन फिक्स कॉस्ट जो है, ये जो है वो सेलिंग एडमिन जो है वो चेंज नहीं होती। ठीक है, ऐसी कुछ बात लिखी थी, कैसे लिखा होता देखो मैं पढ़ाता हूँ। द कॉस्ट ऑफ सेल रेशियो, कॉस्ट ऑफ सेल की बात नहीं हो रही थी, कॉस्ट ऑफ सेल रेशियो डज नॉट नॉर्मली चेंज विद चेंज इन सेल। कॉस्ट ऑफ सेल रेशियो डज नॉट नॉर्मली चेंज विद चेंज इन सेल। सेल चेंज हुई है या नहीं हुई है? पर मसला क्या है, ये नॉर्मली वेरिएबल कॉस्ट ही होती हैं, जैसे सेल बढ़ी वैसे ही कॉस्ट ऑफ सेल भी बढ़ गई। तो ये कॉस्ट ऑफ सेल रेशियो जो है, रेशियो कॉस्ट ऑफ सेल की कितनी है, कॉस्ट ऑफ सेल की रेशियो कितनी है 60% और 60%, क्योंकि ये किसके कंपैरिजन में है, कॉस्ट ऑफ सेल ओवर सेल, कॉस्ट ऑफ सेल ओवर सेल, ऐसे ही है ना। अच्छा, लेकिन असल में तो वो ये कह रहे थे, जीपी सीपी छोड़ो, मैं गलत लिख गया। ठीक है, बहरहाल कोई बात नहीं, तो पहले समझा दिया था। अब नेट प्रॉफिट ओवर सेल करो, सॉरी ऑपरेटिंग एक्सपेंस ओवर सेल करो, ये कितने परसेंट और ये कितने परसेंट, कम होना चाहिए 13%। लो ये वो कह रहा था, ये वो कह रहा है कि जो कॉस्ट ऑफ सेल रेशियो है नॉर्मली वॉल्यूम के बदलने से वो नहीं बदलेगा, लेकिन ये बदल जाती है, क्योंकि वॉल्यूम बदलेगा ना, तो ये नॉर्मली इसमें फिक्स कॉस्ट पड़ी होती हैं, नॉर्मली इसमें वेरिएबल कॉस्ट होती हैं, चीज़ें खरीदने की, जितनी चीज़ें ज़्यादा खरीदोगे उतनी कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी। सही है ना, लेकिन ये क्या है, ये हमारे उस वेयर हाउस का किराया जिसके अंदर 100 भी रख रहे थे, 200 भी रख रहे थे, 300 भी रख रहे थे, ये चेंज नहीं हो रहा, यूनिट्स बढ़ाते जाओ। तो नॉर्मली ऐसा होता है, बाकी कोई नॉर्मेलिटी होगी तो सवाल बता देगा। ठीक है, ये जुमला समझ आया? अब जुमला बड़ा इंपॉर्टेंट था, इंपॉर्टेंट जुमला है ये। ठीक है, कि आपका ये आपकी कॉस्ट ऑफ सेल रेशियो डज नॉट नॉर्मली चेंज विद चेंज इन सेल, हाउएवर एडमिन सेलिंग रेशियो नॉर्मली चेंजेस विद चेंज इन सेल। ये जिन्होंने सीवीपी आज शुरू किया ना, कल इनको ये असम्पशन लिखाई जाएगी कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट नॉर्मली चेंज नहीं होती, पर यूनिट में सेम रहती है। अच्छा जी, नंबर 5, दीज रेशियोज हेल्प मैनेजमेंट इन कंट्रोलिंग एंड एस्टिमेटिंग फ्यूचर एक्सपेंसेस। जनरल सा पॉइंट है, ठीक है, कहीं पे नंबर ज़्यादा हो तो कमी पूरी करने के लिए। ठीक है, और आपका फेवरेट पॉइंट, हाउएवर इट इज़ बेटर टू कंपेयर these results with industry average and its own performance over the year। सही है, और सही है ना, इजी हो जाता है ये आखिरी पॉइंट। ठीक है, तो वो मैं आपको, अभी तो आप सीख रहे हैं ना, सीखने के ज़माने में चल रहे हैं, जब आप सीख लेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा
कि नंबर्स के हिसाब से कैसे खेलना है, जितने ज़्यादा नंबर्स होंगे उतना ज़्यादा लिखेंगे, कम नंबर्स होंगे तो कम लिखेंगे। फिलहाल एक ये चीज़ भी है, ये मैं अभी नहीं पढ़ा रहा, ओके, ये नहीं है, 1 बाय 1 चलना है ना। आज हम इसको नहीं कर रहे। आज एक टाइप ऑफ क्वेश्चन हमारी समझो कवर हो जाएगी जिसमें रेशियो कैलकुलेट करके उसको इंटरप्रेट करना आता होगा, ठीक है। फिर कल जब ये पूरे हो जाएंगी रेशियोज और आपको थोड़ी याद भी हो जाएंगी, तो फिर मैं आपको सवाल ऐसे दिखाऊंगा जिसके अंदर वो इंडस्ट्री की एवरेज दे देगा और आपको कहेगा ये इसके साथ वाली रेशियोज निकालो और वेरिएशन के पॉसिबल रीजंस बताओ। तो फिर मैं आपको इस सफ़े पे ही लाऊंगा। सफ़ा यही है आपका, यानी इसको किताब में से अलग कॉपी करा के रख लें। आप जो है वो चाय पीने हॉस्टल वाले बच्चे जा रहे होते हैं, कभी खाना खाने जा रहे होते हैं, ऐसे ही बिस्तर पे लेट के सोने, किताब साइड पे पड़ी हुई है, वो जेब में आपके सही सफ़े होने चाहिए, ठीक है ना। हर वक्त आप अगले 4-5 दिन में आप असली को देख रहे हो, इसमें सारा टॉपिक है समाया हुआ, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह ये हाई रेशो या लो रेशो, ये क्या है, पॉसिबल रीजंस ऑफ वेरिएशंस, ये इंशाल्लाह ये अलग से करेंगे, ओके, सही है जी। एक्सक्यूज, मैंने इसकी ये बात की थी कि नॉर्मली इसमें वेरिएबल कॉस्ट पड़ी होती हैं। सीएमए का पेपर जिन्होंने पढ़ा हो उनको ज़्यादा आसानी लग रही होगी। नॉर्मली इसमें वेरिएबल कॉस्ट पड़ी होती हैं, फिक्स कॉस्ट नॉर्मली होती नहीं है, इसलिए चेंज होती है। अगर होगी तो जाहिर सी बात है फिर, और उसमें भी चूंकि वेरिएबल का पोर्शन तो फिर भी है, नॉर्मली वो कह रहा था ये चेंज नहीं होती। कोई ये एब्सोल्यूट बात नहीं कर दी, कभी हो भी सकती है चेंज, लेकिन सवाल खामोश हो तो नॉर्मली कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट पड़ी होती हैं। जितने यूनिट्स ज़्यादा बेचेंगे उतने ज़्यादा बनाएंगे या खरीदेंगे, लेकिन फैक्ट्री की प्रेमिसेस तो वही रहनी है जिसका किराया आप दे रहे थे, इसलिए इस तरह से बात की गई है, ठीक है ना। रेशो हम बिजनेस की, पूरे बिजनेस की पीएनएल हमारे सामने होती है, बस उसी मालूम, पर यूनिट का तो पता ही नहीं होता। चेंज जो हो रहा है, चेंज तो मतलब बेटा ये टोटल है, ये मतलब फिक्स होता है टोटल में, हाँ ये मतलब वेरिएबल इधर है, चेंज हो रहा है। बेटा, फिक्स वेरिएबल की लड़ाई नहीं हो रही इस वक्त, ठीक है, उसका अपना एक टॉपिक होता है, वो अलग जगह है, ठीक है, अलग सब्जेक्ट है। फिलहाल सिर्फ इतनी सी बात हो रही है कि आपको 2 साल का पीएनएल गिवन हो तो आप उसको कंपेयर करते हुए ये रेशियोज निकाल रहे हैं। उसमें उसने वैसे एक बात बेचारे ने कर दी कि नॉर्मली ये चेंज नहीं होती कॉस्ट ऑफ सेल वॉल्यूम के बदलने से। अगर सवाल में बदलनी होगी तो वो खुद बता देगा, नॉर्मली ये नहीं बदला करती, क्योंकि इसके अंदर नॉर्मली क्या चीज़ें पड़ी होती हैं, नॉर्मली वेरिएबल कॉस्ट पड़ी होती हैं इसमें, ठीक है। चीज़ खरीदने की कॉस्ट यहाँ पे आ रही है, जबकि किराया शराया हमने वैसे ही इधर डाला होता है। जब किराया शराया इधर डाला होता है तो वो फिक्स रहता है, और ये खरीदने की कॉस्ट जो है जितनी ज़्यादा बढ़ाते जाओगे उतनी बढ़ती जाएगी। तो वो ये कहना चाह रहा है, नॉर्मली वो ये कह रहा है कि अगर आपने 100 यूनिट्स खरीदे थे तो वो 600 रुपये के आए थे, अगर आप 1500 यूनिट्स खरीद रहे हैं तो वो 900 के आ रहे हैं। अब कॉस्ट ऑफ सेल तो बढ़ी है, लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल की रेशियो क्यों नहीं बढ़ी है, क्योंकि ये वेरिएबल कॉस्ट थी, हम जो खरीद के ला रहे थे एसी, आगे बेच रहे थे। लेकिन ये जिस दुकान में रख के बेच रहे थे उसका किराया पिछले साल भी 200 था, इस साल भी 200 है। वो आप 1000 बेचें या 1500 यूनिट्स बेचें, अब वो आपका किराया सेम रहना है। तो ये उसने बात की थी कि नॉर्मली ये नहीं होता चेंज, और अगर होगा चेंज तो सवालों में जब जाएंगे ना तो देखेंगे पूरा डाटा गिवन होगा। ऐसी कोई बात होगी तो पीएनएल के नीचे ये लाइन भी लिखी हुई होगी कि जी इसके अंदर ये चीज़ें एलिमेंट्स हैं, तो फिर जाहिर है वही चेंज हो जाएगी, ठीक है। अच्छा लो जी, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हमारी फड़क गई कितनी भला, 6। एना काम हैगा, इतना आसान काम है, आप ऐसे ही डर रहे थे, ठीक है। अब ज़रा मेन असली वाली प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज की तरफ आते हैं जो मुश्किल हैं, ठीक है। 5 बजे तक पढ़ना पड़ेगा आज, मुझे लग रहा है आपको। ऐसे ही मैं मतलब कह रहा हूँ कि ये कर देना, क्या है, थोड़ा सा तो है, ये तो हो ही जानी है, बाद में क्या रह जाएगी, ये 2 और ये 2। अब ये 2 और ये 2 छोड़ के आप थोड़े ही जाएंगे एंड पे, आप कहेंगे सर आज करा ही दें 4 रेशियोज हैं। तो मैं भी 7 बजे से आया हूँ, 7:15 कर लो जी, 7:30। अच्छा जी, ब्रेक में थोड़ी अच्छी दे दूंगा, ब्रेक एक 20 पे कर लेंगे और 1:50 पे ख़त्म करेंगे, पूरा आधा घंटा ब्रेक है, ठीक है। नमाज ओके बेटा, पी के आ जाना, ठीक है। पता नहीं उत्ते कुछ चक्कर है भी सही कि नहीं, देख लेना जाके। अच्छा जी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, बड़ी इंपॉर्टेंट रेशो, लाजमी पूछता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। असल में तो मैंने इसकी तैयारी शुरू कराई थी क्लास के स्टार्ट में, मैं आज तक हमेशा सबसे पहले ये रेशो करवाता है। आपकी शक्लें देख के पता नहीं पहले वाली मैंने क्यों करवा दी, बहुत आसान रेशोज थी, ठीक है, लेकिन ज़रा टेम्परामेंट उसमें सेट हो गया, चलो अच्छा है। अब इस रेशो के नाम से
ही आप फॉर्मूला निकाल लेंगे इंशाल्लाह। रिटर्न कहते हैं प्रॉफिट को, रिटर्न कहते हैं प्रॉफिट को, और कैपिटल एम्प्लॉयड आपको बताया हूँ वो क्या होता है, इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज, इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, अब आपने ये बताना है कि कंपनी में अगर कैपिटल एम्प्लॉयड इन्वेस्ट हो तो कितना रिटर्न वो देती है। यानी बेसिकली ना इन्वेस्टर इस रेशो को देखता है। वो इन्वेस्टर इक्विटी इन्वेस्टर भी हो सकता है, वो डेट इन्वेस्टर भी हो सकता है। ठीक है ना, तो जो कंपनी एक्स और वाई में से, अब ये सवाल असली वाला शुरू हो जाना है। ठीक है ना, अब ये ख़त्म कहानी, ये देखो ना यहाँ पर अब ये सवाल क्यों चल सकता है, क्योंकि मैंने ये देखो जीपी रेशो, फिर नेट प्रॉफिट रेशो, फिर एक्सपेंसेस की रेशो यहाँ से निकालनी है। अब इसमें निकल नहीं ना सकती थी क्योंकि ये तो सेम था, सही है ना। तो अब मैं वापस इस सवाल पे आ जाऊँगा। ये सवाल पेज नंबर 809 पे मौजूद है। इस सवाल को पढ़ेंगे और अगली रेशोज कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, आप सुने, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, नाम मैंने जैसे कहा, नाम बता रहा है रिटर्न यानी प्रॉफिट। रिटर्न किसे कहते हैं, प्रॉफिट को, प्रॉफिट का दूसरा नाम रिटर्न है। अब कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है ये हमें पता है, रिटर्न मतलब प्रॉफिट। ये अब एक क्वेश्चनेबल बात है कि प्रॉफिट कौन से वाला लें, प्रॉफिट कौन से वाला लें। तीन प्रॉफिट्स हैं हमारे पास, एक प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, दूसरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, तीसरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है जी। तो कैपिटल एम्प्लॉयड पर कितना रिटर्न कमा कर दे रहे हैं, ये इस फॉर्मूला के अंदर कौन से वाला प्रॉफिट आना चाहिए मेरे आपके ख्याल में, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट? ये चौथा भी था, ये चौथा भी था, कौन सा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब जरा गौर फरमाएं, ये वो 6 रुपए हैं जो यहां से निकल कर कहां जाया करते थे, बताओ मुझे, ये प्रॉफिट कहां जाता था, ये पैट इक्विटी कर चुके हैं आप, बैलेंस शीट में नहीं, मुझे बताओ कहां जाता है, बैलेंस शीट में, मुझे पता है बैलेंस शीट में जाता है जी, रिटेन्ड अर्निंग्स बोलो। ये 9 रुपए, 6 रुपए, 7 रुपए कहां जाएंगे, रिटेन्ड अर्निंग्स में। और रिटेन्ड अर्निंग्स में से जो पैसे, रिटेन्ड अर्निंग्स में जो भी पैसे पड़े हैं वो किसके हैं, शेयर होल्डर के, ओनर के। यानी इस प्रॉफिट में तो इंटरेस्टेड होगा इन्वेस्टर, वो जो इक्विटी इन्वेस्टर है, लेकिन इस प्रॉफिट को वो नहीं देख रहा हो क्योंकि उसको पता है इसमें से भी हुकूमत ने पैसे लेने हैं। ठीक है ना। अच्छा, लेकिन जो पीबी, ये जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वाली रेशियो है ना, वो कहती है कि ना तो टैक्स माइनस करो ना ही इंटरेस्ट माइनस करो, उससे भी पहले खड़ा करके ये दोनों इन्वेस्टर ही पीछे खड़े होते हैं ना इसके। ठीक है, इंटरेस्ट लेना किसने है, बैंकों ने, जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए लोन, और ये प्रॉफिट बाकी बचा हुआ किसके पास जाना है, बोलो, जिन्होंने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर कहा जाता है कि वो वाला प्रॉफिट ले जिसमें से अभी इंटरेस्ट और टैक्स माइनस होना बाकी हो। ठीक है, तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेंगे हम और डिवाइड करेंगे इसको। देखो ना, आपने कितने नंबर लिए, 57, कितने में से, 100 में से, तो आपने कितने परसेंट लिए, आपने कितना प्रॉफिट कमाया, 125 रुपये। कैपिटल कितना एम्प्लॉयड है वो तो डिवाइड ही करेंगे तो पता लगेगा ना कि कितने रुपए कैपिटल में इन्वेस्ट करें। अगर इंटू 100 कर देना तो वही वाला बन जाएगा, पर रुपी 100 इन्वेस्टेड इन फलां बिजनेस, इतने रुपए का प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जनरेट हो रहा है। ठीक है, और बात समझ आ रही है कि कोई नहीं आ रही समझ। लेकिन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड जो है इसको एवरेज करना ज़रूरी है। ये मैं बात अब बता रहा हूँ आपको क्योंकि अब हम आए हैं बैलेंस शीट की तरफ। ये जितनी रेशियोज मैंने अभी तक आपको करवाई हैं इसमें बैलेंस शीट टच नहीं हुई थी। अब पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि पीबीआईटी को हम डिवाइड करने जा रहे हैं कैपिटल एम्प्लॉयड से, तो मैंने लफ्ज़ बोला एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या लफ्ज़ बोला जी, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। उसकी वजह यह है कि अगर बैलेंस शीट का कोई आइटम हो और मुमकिन हो कि उसकी एवरेज निकल सकती हो तो बेहतर है रेशो के अंदर उसकी एवरेज निकाली जाए। ठीक है, थोड़ा मुश्किल है लेकिन बेहतर है इसको एवरेज आउट किया जाए। ठीक है, किस रेशो को एवरेज आउट नहीं करना वो मैं इंशाल्लाह जाके आपको बताऊंगा। ये यहाँ पे जाके ये
ये लिक्विडिटी रेशोज और सॉल्वेंसी रेशोज, ये बेसिकली ये होती है ना कि कंपनी के ऊपर इस वक्त कितना लोन है, तो फिर एवरेज नहीं करते, वो क्लोजिंग उठाते हैं, वहाँ पे जाके बताऊंगा। वरना बैलेंस शीट के हर आइटम को अब आपने क्या करना है, एवरेज आउट करना है, जितनी रेशोज अब से ऑनवर्ड्स चल रही हैं। ठीक है, तो जो रेशो आपके सामने इस वक्त है वो कौन सी है जी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ओवर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या लिखा मैंने जी, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। अब एवरेज कैसे निकलेगा भाई, वेरी सिंपल, बहुत सिंपल, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, जरा अच्छी पिक्चर सामने आएगी जब आप ये सिंपल एवरेज कर लेंगे। ठीक है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। अब चेक करें जरा सवाल के अंदर क्या सूरत हाल है। ये तो देखो जी, अब मेरा सवाल है ये, छोड़ो वो छोटी एग्जांपल, खत्म होगी कहानी, मेरी कंपनी भी गई, आपकी भी गई। अच्छा जी, अब इससे ऑनवर्ड्स अब जितनी रेशोज हैं, कोई एक दो का रह गई जिसका डाटा इसमें ना हुआ तो उसके लिए माफ़ कर देना, वो फिर मैं कोई और एग्जांपल बना दूंगा। वरना जितनी भी रेशोज अब आपके सामने हैं उनको हमने इसी क्वेश्चन नंबर 14 से लेना है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस के अंदर, ये पेज नंबर 809 पे पड़ा हुआ है। ठीक है, अब भाई वो सवाल ख़त्म हो गया, वो रेशोज समझो अलग हो गई, अब ये सवाल शुरू हो गया और इसके अंदर आप गौर फरमाएं तो ये रेशोज निकालनी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न डेटर टर्नओवर, क्रेडिटर टर्नओवर, ये सारी रेशोज मैंने निकालनी है। इसके अंदर आप गौर फरमाएं तो वो 6 रेशोज का जिक्र नहीं है क्योंकि वो यहाँ से हो ही नहीं सकती। ठीक है ना, उसकी वजह दोनों का प्रॉफिट एंड लॉस सेम। अगर आप ये पूछे ना कि पहले मैं कौन से वाले सवाल से वो वाली रेशोज कराता था, तो वो ये अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 15, ये नेट प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ सेल टू सेल, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, जीपी सेल और एडमिन एक्सपेंस ओवर सेल। ठीक है ना, और सही है, ये पहले मैं यहाँ से करवाता होता था 2 रेशोज ऐड करके, क्योंकि इन दोनों के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सेम नहीं है, लेकिन अब वो वहीं भी हो गया, इसलिए इसको छोड़ो बस। ठीक है, तो अब ये हमारा सवाल है जी 14, इसके अंदर अब ये प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालना है। हमारे पास सवाल के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है, उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी गिवन है। ठीक है, अब मुझे कौन सा प्रॉफिट चाहिए, मुझे ना जीपी चाहिए, ना ग्रॉस, ना पीबीटी चाहिए, ना पैट चाहिए, मुझे चाहिए पीबीआईटी। तो क्या करूं, पीबीटी को पकड़ लें और उसमें ऐड कर दूंगा मैं फाइनेंस कॉस्ट, तो मैं पीबीआईटी पे पहुंच जाऊंगा। क्या ख्याल है, ठीक है, तो नहीं मैं शो करूंगा 1200, तो फिर दिखाना पड़ेगा ना उसको, 1200 समथिंग मैं यूँ शो कर दूंगा, यहाँ पे मैं यूँ लिखूंगा कि 750 ROCE निकलेगा, ROCE शॉर्ट फॉर्म है रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड की। जी देखें 750 प्लस 510, अब इसका आंसर कैलकुलेटर निकाल लेगा ना, और एग्जामिनर को भी हमने बता दिया। ठीक हो गया, डिवाइड करना है हमने एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। अब ये मसला है थोड़ा सा। ठीक है, तो पहले तो कैपिटल एम्प्लॉयड ढूंढने जाके, ठीक है, ये मेरा सवाल चल रहा है अभी, आपकी कंपनी वाई है, ओके वाई, ठीक है जी। अब ये एसेट्स हैं, मैंने तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला आपको पहले प्रेफरेंस वाला बताया था, कौन सा, इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज, दोनों एक साइड पे मिल जाते हैं ना। तो अगर आप गौर फरमाएं तो आपको नज़र आ रही है ये इक्विटी, ये सारी इक्विटी है। ठीक है, तो ये इक्विटी, लेकिन ये कौन सी इक्विटी है, क्लोजिंग वाली। ये साल कौन सा चला, 2013 मेरा एक्स लिमिटेड का, और 2012 मेरा ही पिछला साल, और वाई लिमिटेड उससे आगे है। यानी कि बैलेंस शीट 2 साल की गिवन है, अगर गिवन है तो एवरेज आउट हो सकता है करे, और अगर एक ही साल की होती तो फिर मजबूरी थी, फिर वही उठा लेते, फिर कोई मसला नहीं था। तो ठीक है, चले, तो 2013 क्लोजिंग और 2012 का क्लोजिंग, 12 और 13 जी, वो हमारे साल को ओपनिंग बन जाएगा ना। अब मुझे बताओ मैंने कैसे निकालना है जी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, और ठीक है, यही कहा था ना, क्या आंसर आता है 60। चलो ये तो ऐसे थोड़ी करना है, ये तो बस कैलकुलेटर पे कर लेंगे, पर्चे में बस ये शो करना है, जो मैंने 63 प्लस 71 डिवाइड बाय 2 लिखा है ना, ये मैंने यहाँ पे शो करना है। कहाँ पे गया यार उससे, ले यहाँ पे लिखें जी 80 कितना
ओ हाँ हाँ हाँ, वही तो ऐड करनी थी, सॉरी जी, करें इसको भी ऐड, प्लस ये इक्विटी प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज़, ये दोनों जगह पे ऐड करनी है। ठीक है जी, करें जी, ऐड करें, करें जी ऐड। 7100 जमा, बोलो 7100 जमा 8300 कितना, 3000 कितना, 10,100 और ये 8,300, सॉरी जी सॉरी 8,300 जी। आंसर कितना आ गया, 9,200। तो ये 10,100 और 8,300 आपने, ओपनिंग कितना है जी 8,300, और बोलो क्लोजिंग कितना है 10,100। तो यहाँ पे शो कर दें 8,300 प्लस 10,100 डिवाइडेड बाय 2, और ये भी इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेजेस में आंसर देगी ये रेशो भी। ठीक है, तो इंटू 100 करें, क्या है जी मेरा ROCE, जी 14%। ये मेरे हालात हैं, आपके क्या हालात हैं, माशाल्लाह 14.5 कर दूं, यही आता है, चेक कर लो ज़रा, चेक कर लो, आपको भी ये कैलकुलेट कर लेते हैं ना ऐसे। ओपनिंग 7,700, क्लोजिंग 9,700, तो 7,700 जमा 9,700 बटा 2, ये डिवाइड करने के लिए, और PBID तो दोनों का सेम ही है, ठीक है ना ये जी। तो 1,210 डिवाइड बाय, ये इसका जो आंसर आता है कितना, नहीं रेशो का आंसर यही है 5। ठीक है जी, चलें अब ये रेशो क्या बताती है जी, बस ये आखिरी रेशो पे ब्रेक करते हैं, उसके बाद आते हैं फिर। ठीक है, उसके बाद नए जज्बे के साथ जो शुरू होंगे तो इंशाल्लाह एक और ब्रेक कर लेंगे, फिर थक गए तो कर ही दें आज रेशो को ख़त्म, क्या इसको लेकर ऐसे फिरते रहेंगे, सुकून से फिर हम प्रैक्टिस किया करेंगे इसकी। 10 दिन भी करते करते रहना, मैं 7 नया टॉपिक भी शुरू कर सकता हूँ, रोज़ एक सवाल की प्रैक्टिस करा दी और फिर आगे एक एक सवाल ज़्यादा नहीं, एक सवाल, ताकि ज़्यादा दिनों पे ये फैल जाए। ये फनकारी लगाई है ना इस दफ़ा, पिछला भी लगाई थी बच्चों के साथ, क्योंकि उससे पहले कभी लास्ट पे कराते थे तो कहते थे बस ठीक है रेशो आ गई, देखो ना रेशो समझ आ रही है ना, बड़ा आसान टॉपिक लगता है, हाँ मैं आता है, तो इसलिए फिर मैं पहले करवा के पिटाई करता रहता हूँ साथ साथ। जी बेटा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या बताता है जी, ये बताती है, ये रेशो बताती है कि अगर हम कंपनी एक्स में 100 रुपया फेंकें, कंपनी एक्स में 100 रुपया इन्वेस्ट करें बिजनेस में 100 रुपया इन्वेस्ट करें तो 14 रुपये का प्रॉफिट कंपनी एक्स कमाती है और 14.5 रुपये का कंपनी वाई कमाती है। अब बीइंग एन इन्वेस्टर आप किस कंपनी में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे, कंपनी वाई में, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी इसकी हायर है। अब फिर प्रॉफिट में वापस आ गए तो हायर इज बेटर। ठीक है, अब मैं जुमला इस तरह से, पहले सुन लो किस तरह से लिखना है फिर लिख भी लेते हैं। मैं यूं लिखूंगा कि कंपनी एक्स इज अर्निंग ₹14 पर ₹100 इन्वेस्टेड इन बिजनेस। इंपॉर्टेंट थिंग इज बिजनेस लिख दो या कैपिटल एम्प्लॉयड लिख दो, क्या लिखो, बिजनेस या कैपिटल, इससे बेस बननी है, इसी से आगे फिर आगे चलनी बात। ठीक है, तो कंपनी एक्स इज अर्निंग ₹14 पर ₹100 इन्वेस्टेड इन बिजनेस या कैपिटल एम्प्लॉयड, जैसे भी आप लिख लें। ठीक है, एज कंपेयर टू ₹14.5 अर्नड बाय कंपनी वाई, देयरफॉर कंपनी वाई इज बेटर। ठीक है, हाउएवर इट इज बेटर टू कंपेयर वाला भी यहाँ पे भी है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, जाके लिख लें अब ये, चलो यहाँ मैं लिखूंगा, ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया जी यहाँ ROCE नंबर 5 पे। अब मादर जरा तरतीब आगे पीछे अब सीधी कर लेना फिर यहाँ से। ठीक है जी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में क्या लिख रहे हैं हम यहाँ पे देखें, मैं अपना पॉइंट 1 लिख रहा हूँ कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट रेशियो है, बड़ी इंपॉर्टेंट रेशियो है। कंपनी एक्स इज अर्निंग ₹14, ऊपर लिखा हुआ था वैसे जनरल लिखा हुआ, लेकिन ₹100 इन्वेस्टेड इन बिजनेस। इंपॉर्टेंट थिंग इज इन्वेस्टेड इन बिजनेस, ये लिखना है क्योंकि अगली रेशियो में यही बदलना है। ठीक है, एज कंपेयर टू
₹14.5 earned by company Y. Therefore, company Y is better. हाँ जी, ठीक है और सही है. यस सर. इन जनरल हायर द रेशो. अब इसकी को खास अफादियत नहीं है, चलो लिख लो, ठीक है. पॉइंट नंबर 2, इन जनरल हायर द रेशो बेटर इट इज़ कंसिडर्ड एंड ROCE शुड ऑलवेज बी हायर देन कॉस्ट एट विच फंड्स आर एक्वायर्ड. क्या मतलब, आपने जिस बैंक से लोन लिया है उसको इंटरेस्ट पे करके और आपने डिविडेंड वगैरह भी बांट के कुछ ना कुछ प्रॉफिट रिटेन कर लेना है, इतनी आपकी ROCE होनी चाहिए. फंड्स दो जगह से लिया हुआ है ना बिजनेस ने, एक ओनर्स से, बिजनेस आर्टिफिशियल पर्सन है ना, बिजनेस ने फंड्स कहाँ से लिए हुए हैं, ओनर्स से और बैंकों से. तो ये ROCE इतनी हाई होनी चाहिए कि ये इस कॉस्ट से, जो फंड्स की कॉस्ट है, इससे ऊपर हो, ताकि ये सब दे दिला कर भी हम ओनर्स को हमने डिविडेंड देना है, बैंकों को हमने इंटरेस्ट देना है, ये सब पे करने के बाद भी कुछ ना कुछ बच जाए, रिटेन हो जाए, तभी तो बिजनेस ग्रो कर रहा है. ठीक है ना. तो ये हायर इतनी होनी चाहिए. दिस रेशो शोज हाउ एफिशिएंटली एंटिटीज लॉन्ग टर्म फंड्स आर बीइंग मैनेज. लॉन्ग टर्म फंड्स कैसे मैनेज होते हैं. अच्छा पॉइंट है, लेकिन है जनरल सही. ये वाला पॉइंट अभी आप पेंडिंग कर दें. रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स. ठीक है जी. और उससे अगला पॉइंट भी फिलहाल पेंडिंग, वो लेकिन वो पेंडिंग है सिर्फ थोड़ी देर के लिए, जब तक कि मैं आपको आकर करवा नहीं देता ब्रेक के बाद ये पॉइंट अगली रेशो में. ठीक है ना. क्या लिखा मैंने, एज ऑफ एसेट वाला पॉइंट फ्रॉम एसेट टर्नओवर रेशो, रेशो 4. तो रेशो 4 अभी मैंने करवाई नहीं ना, वो रेशो 4 करवाऊंगा तो ये एज ऑफ एसेट वाला पॉइंट मैं करवाऊंगा. जब ये करवा दूंगा तो ये पॉइंट फिर जहाँ जहाँ इस्तेमाल हो सकता है वहाँ पे मैंने यही लिखा होगा, एज ऑफ एसेट वाला पॉइंट, एज ऑफ एसेट वाला पॉइंट, ऐसे काम चलाया हुआ. ठीक है. हाँ वाला, क्या वाला ही लिखना था. हाँ एवर इट इज़ बेटर टू कंपेयर. तो ये पॉइंट नंबर 4 अभी पेंडिंग है, और पॉइंट नंबर 5 थोड़ी देर के लिए पेंडिंग है, और पॉइंट 6. ठीक है जी. तो ये इसलिए पेंडिंग है फिलहाल, ये डिब्बे में ही रहने देना. ठीक है ना. इसके अलावा वाले आपने 5 पॉइंट्स याद कर लेने हैं. ब्रेक करते हैं, उसके बाद आकर ये प्रॉफिटेबिलिटी की बाकी की 3 रेशोस करते हैं, वर्किंग कैपिटल रेशोस करते हैं, और फिर सूरत हाल देखते हैं कि अगली आखिरी 4 करनी है या वो कल पे ले जाएं. ठीक है. ओके जी. इंशाल्लाह लेक्चर 75 शुरू होगा अब हमारा, 1:50 पे क्लास शुरू कर देंगे. ठीक है जी. अल्लाह हाफिज़.